वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। उस नेक्स्ट क्लास में हमें आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो हेडिंग आपको दिख रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा बोर्ड में भी है टॉपिक और जेईई या नीट जो भी आप कंपटीशन दे रहे हैं उसमें तो ऑलरेडी है, जो बोर्ड में है वो कंपटीशन में ऑलरेडी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी देखेंगे बेटा? हम चार्ज सिस्टम की देखेंगे। किसकी देखेंगे बेटा? चार्ज सिस्टम की। तो जैसे मान लीजिए आपके दो चार्जेस हैं, एक चार्ज आपका बेटा एक Q1 है, अनदर चार्ज आपका Q2 है और ये स्मॉल r डिस्टेंस पे हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं इन एयर, वैक्यूम या एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये जो चार्ज सिस्टम है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ाई करनी है। क्या है हेडिंग बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखा हुआ बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम। एक चार्ज आपका Q1 है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। एक अनदर चार्ज आपका Q2 है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और बेटा निगेटिव। और जो स्मॉल r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं इन अ मीडियम। तो इस चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या तरीका है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन क्या होगा, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो देखो बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये दोनों चार्ज इनफाइनाइट पे हैं। कहाँ पे हैं? इनफाइनाइट पे। मान लीजिए Q1 चार्ज यहाँ पे है लेकिन Q2 चार्ज कहाँ पे बेटा? इनफाइनाइट पे है। कहाँ पे है बेटा? इनफाइनाइट पे। Q2 चार्ज कहाँ है बेटा? इनफाइनाइट पे। ये चार्ज Q1 इस पॉइंट पे है, Q2 इनफाइनाइट पे है। अब Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आइए। क्या करके आइए? इनफाइनाइट से लेके आइए। और इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो आप किस पोजीशन पे पहुंचाएंगे? इस पोजीशन पे बनाएंगे जिससे ये पूरा का पूरा सिस्टम बन जाएगा। ये सिस्टम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो इनफाइनाइट से Q2 चार्ज को ये सिस्टम बनाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्लियर कम हो पाया होगा, अब इसको हम फिर से बताते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, एक दिल्ली में है और एक कहाँ पे है, या दो लोग हैं, एक लड़की और लड़का। एक एग्जाम्पल आज तुम लोगों को देते हैं। एक लड़की है और एक लड़का है। लड़का रहता है दिल्ली में, लड़की रहती है बाराबंकी में। तो अलग अलग सिस्टम है, लड़की अलग है, लड़का अलग है, उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन अब उन दोनों को लाओ पास में और शादी करा दो तो क्या हो जाता है? एक दंपत्ति बन जाती है। क्या बन जाती है? एक दिल्ली से लड़के को लेके आए, बुला के लाए, निमंत्रण दे के लाए, वो अलग की बात है। लड़के को दिल्ली से लेके आए, लड़की बाराबंकी में ही रही कि दोनों गए दिल्ली। अगर दो लोगों की शादी करानी है, एक लड़के की एक लड़की की, तो भाई कोई बच्चा है, किससे शादी होगी पता है क्या? किसी को नहीं पता है। तो अलग अलग दो सिस्टम हैं। एक लड़की है मान लीजिए बाराबंकी में, लड़का कहाँ है? दिल्ली में है। अब लड़का कहाँ से आता है? दिल्ली से आता है बाराबंकी, और फिर क्या करता है? दोनों की शादी होती है। तो एक सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? सिस्टम बन जाता है। और वो जो सिस्टम बन जाता है उसको क्या कहा जाता है? दंपत्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं, कपल कहा जा सकता है, दंपत्ति। तो ये सिस्टम बनाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, पंडित बुलाना पड़ेगा, फेरे करवाने पड़ेंगे, सबको निमंत्रण देना पड़ेगा। और जब ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा तो उसमें जो भी ये पूरा प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ से हम डिफिनेशन निकालते हैं। इफ टू चार्ज सेपरेटेड एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस बाय मीन एट अ इनफाइनाइट। जो अगर दो चार्ज सिस्टम कहाँ पे हैं बेटा? इनफाइनाइट पे हैं। उनमें एक को तुम लड़की को फिक्स किए हो नहीं किए हो?
अब किसी एक को फिक्स करो, चाहे लड़का आए लड़की से शादी करने, चाहे लड़की जाए लड़के से शादी करने, इसका कोई रूल नहीं है। चाहे Q1 को फिक्स करो और चाहे Q2 को फिक्स करो, और एक जा करके ये सिस्टम बना ले, मतलब दंपत्ति बना ले, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या होगी? सुनिए स्टूडेंट, इफ टू चार्ज सिस्टम, लिखना नहीं है पहले, आप लोग सुनिए, अच्छे से सुनिए। इफ टू चार्ज सिस्टम प्लेस्ड एट अ इनफाइनाइट, इफ टू चार्ज सिस्टम प्लेस्ड एट अ इनफाइनाइट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, if one charge is fixed and another charge bring infinite to a particular point and makes charge system, क्या किया? Q1 और Q2 इनफाइनाइट पे थे, Q1 को फिक्स रखा और Q2 को क्या किया बेटा? Q2 को इनफाइनाइट से ले करके इस पॉइंट पे लेके आए, तो ये क्या बन गया? ये चार्ज सिस्टम बन गया। कैसा चार्ज सिस्टम बना? एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और ये स्मॉल r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो ये जो चार्ज सिस्टम हुआ, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? जो इनफाइनाइट से चार्ज को यहाँ तक लाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ा। समझ आ गई बात आप लोगों को? लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। विदाउट चेंज, आप जैसे पोटेंशियल में था, तो पोटेंशियल में क्या था? किसी चार्ज के थ्रू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे कहते थे? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, बट एनी आर्बिट्री पाथ होता था, और क्या होता था बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। उसी तरह Q1, Q2 और R का एक चार्ज सिस्टम है या नहीं है? तो इस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? जिसमें हम इनफाइनाइट पे प्लेस्ड दो चार्ज को ले करके ये सिस्टम बना दें, उस सिस्टम में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डिफिनेशन अब सुनिए अच्छे से, क्या होगी? क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम किसकी होती है बेटा? चार्ज सिस्टम। चार्ज सिस्टम क्या है? Q1 एंड Q2। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग टू चार्ज प्लेस्ड एट अ इनफाइनाइट एंड फॉर्म अ, क्या फॉर्म करेंगे बेटा? चार्ज सिस्टम बनाएंगे। जो अगर हिंदी मीडियम वाले कहें तो क्या कहेंगे? हिंदी मीडियम वालों के लिए परिभाषा क्या हो सकती? किसी भी आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिसमें दो चार्ज या दो आवेश अनंत पर स्थित हों और उन दोनों आवेशों को एक दूसरी की तरफ ला करके यह निकाय को बनाने में की जाती है। समझ आ गया? फिर से बताऊं कि क्लियर हो चुका है? एक बार और बता देते हैं, हिंदी में एक बार बता देते हैं कि किसी भी आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आवेश निकाय है, किसी भी आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस बाह्य कार्य के बराबर होती है जिसमें अनंत पर स्थित रखे दो आवेशों को अनंत से ला करके वह चार्ज या आवेश का निकाय बनाने में किया जाता है, बट लेकिन आवेश निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ आ गया बेटा? इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग टू चार्ज सेपरेटेड एट इनफाइनाइट एंड फॉर्म द चार्ज सिस्टम। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्लियर हो गया? तो बेटा अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होगा? इसकी डिफिनेशन आपको ब्लैक कलर में एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगी, आपके पास जो नूतन की बुक है उसमें भी लिखी हुई है, यही डिफिनेशन लिखी हुई है। हिंदी वाले देखेंगे तो हिंदी में लिखा होगा कि किसी आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिसमें अनंत पर स्थित रखे वही दोनों आवेशों को अनंत से लेकर उस निकाय को बनाने में किया जाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले इसको इंग्लिश में बोल लेंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? इसका फार्मूला होता है बेटा U इक्वल टू, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था उसमें Q नॉट के टर्म में लिखा था, तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, पहला चार्ज लिखेंगे बेटा Q1, दूसरा चार्ज लिखेंगे Q2 अपॉन R। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपका 2 चार्ज सिस्टम होगी। क्या होगी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय R। यहाँ पे K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा। एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? एयर और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? K1 होती है। तो जो अगर एयर में रखे हुए हैं तो U क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान रखिए। देखिए एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर तो होती नहीं है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और जब एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज को क्या लेना होगा? विद साइन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? विद साइन। यहाँ पे ये पॉइंट नोट करके आपको रखना है कि चार्ज को क्या लेना है बेटा? विद साइन। विद साइन का मतलब है चिन्ह के साथ लगा के रखना। जैसे मैं लिखूं एक चार्ज आपका कैपिटल Q है, अनदर चार्ज आपका माइनस Q है, और ये स्मॉल a डिस्टेंस पे हैं, और मैं कह दूं इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो क्या लिखेंगे? जो अगर एयर में रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे क्योंकि एयर है, और पहला चार्ज Q है और दूसरा चार्ज क्या है? -Q बाई A लिखना होगा। तो U इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस लगा के QQ बाई A, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 चार्ज सिस्टम। कितने चार्ज सिस्टम का है बेटा? 2 चार्ज सिस्टम। इसमें कितने चार्ज हैं? Q1 एंड Q2। तो 2 चार्ज सिस्टम का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, 3 चार्ज सिस्टम का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, 4 चार्ज सिस्टम का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, और n चार्जेस का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितने चार्ज सिस्टम का है बेटा? 2 चार्ज सिस्टम। कितने चार्ज सिस्टम का है बेटा? 2 चार्ज सिस्टम। अब एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, यूनिट जूल में होगी। इसको बताने की कोई एनर्जी भाई ऊर्जा जो है उसका यूनिट क्या होता है बेटा? जूल में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपका 2 चार्ज सिस्टम, इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे 2 निकाय वाले आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जो अगर इसकी परिभाषा कही जाए तो क्या कहा जाएगा? सिंपल है हिंदी में, किसी 2 निकाय वाले आवेश की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिसमें 2 आवेश अनंत पर रखे हों और उस निकाय को बनाने में किया जाता है। यही तो डिफिनेशन होगी। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग 2 चार्ज सिस्टम फ्रॉम इनफाइनाइट एंड मेक्स द सिस्टम। समझ आ गई बेटा? इसकी डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। एक बार आप समझिए, 2 बार समझिए और खुद लिखने की ट्राई करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे की क्लास प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे की क्लास प्रोसीड की जाती है। एनर्जी है, यूनिट जूल होगी, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ एक की पॉइंट है, क्या होना चाहिए? विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस पर एक बेटा बहुत बेसिक प्रॉब्लम हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत बेसिक प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। वो बेसिक प्रॉब्लम क्या हो सकता है? सबसे छोटा प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने आपको दिया, एक बेटा 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, अनदर आपका -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, और कह दूँ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ चार्ज सिस्टम। तो सिंपल है, फार्मूले में हमें यूज करना है। हमने विद साइन बोला है बेटा, विद साइन आपको लगाना है। तो क्या लगाएंगे, U इक्वल टू लिखेंगे। मान लो इनका मीडियम क्या है बेटा, एयर में रखे हुए हैं, तो क्या लगाएंगे, U इक्वल टू लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो 1 हो जाएगा एयर के लिए, Q1 Q2 बाई R। यही तो फार्मूला है। लेकिन चार्ज को कितना लेना है, विद साइन लेना है। तो इसकी वैल्यू आपको पता ही है, 9 × 10⁹ होती है। Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को बेटा कूलम बनाएंगे तो 10⁻⁻6 लिखेंगे। उसको विद साइन लिखना है, मैंने बोला है विद साइन लेना है। तो ये हो जाएगा -3 × 10⁻⁻6। और इसके नीचे का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। जो मीटर में बनाएंगे तो 0.1 लिखेंगे। क्लियर हो गया बेटा। अब U इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। तो माइनस का 54 और 9 और ये 12, -3 बचेगी और -3 और ये हमें लग रहा है -2 लगनी चाहिए जूल। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। देखिए बेटा, ये -6 पावर कितनी होगी, -12 पावर। अब -12 पावर में 9 पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो -3 बचेगा। लेकिन नीचे 0.1 है तो पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और बढ़ेगा ऊपर की तरफ, तो वो 10⁻⁻2 जूल कर देगा। ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, सिंपल प्रॉब्लम। जो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस टाइप की पूछी जाए तो आप सिंपल कर सकते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। जो अगर 3 चार्जेस हों, कितने चार्जेस हों बेटा, 3 चार्जेस हों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप 3 चार्ज सिस्टम। 3 चार्ज सिस्टम का मतलब मान लीजिए एक ट्रायंगल है, वो कैसा भी हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोलेसिस होता है। मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लेता हूँ। ये डिस्टेंस A है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 रखा हुआ है और यहाँ पे चार्ज Q3 रखा हुआ है। और मैं कह दूँ इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्या पूछा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब 3 चार्ज सिस्टम लिखेंगे। तो भाई 2 चार्ज सिस्टम का हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। तो ये 2 चार्ज सिस्टम का ये निकाय बनेगा। और कौन बनेगा बेटा, एक इसके साथ ये निकाय बनेगा और एक इसके साथ ये निकाय बनेगा। तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो पहले जो अगर हम नीचे वाले का Q1 और Q2 के बीच देखें और हम उसको U1 कहें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/एयर मान के चलते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय A। दूसरा हमें क्या बनेगा बेटा, 2 और 3 के बीच बनेगा तो U2 लिख दें। तो U2 क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई A। और एक क्या बनेगा बेटा, Q1 और Q3 के बीच बनेगा। तो U3 कितना लिख लें, मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय A। तो सिस्टम की कितनी हो जाएगी, सिस्टम की U हो जाएगी U1 + U2 + U3। और ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देते हैं आपको, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, रब कर दूं। अब ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं और दूं और आप इसका होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा और हमें फ़ोटो भेजिएगा। हमारे मोबाइल नंबर पे जो आपका ग्रुप है उस पर फ़ोटो भेजिएगा कि सर मैंने ये सॉल्व किया। मान लिया जाए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका 3 मीटर है। ये कितना है बेटा, 4 मीटर। मीटर में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट ना करना पड़े। यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है और यहाँ -5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। मैं कह दूँ व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। A
बी सी। तो सबसे पहले इनके बीच का निकालेंगे, फिर इनके बीच का निकालेंगे, और फिर इनके बीच का निकालेंगे, और तीनों को बेटा सम करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए और हमारे पास फोटो भेजिए। तो जो अगर बेटा 4 चार्ज सिस्टम हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आप 4 चार्ज सिस्टम निकालना हो, क्या निकालना हो? 4 चार्ज सिस्टम निकालना हो, जिसमें 4 चार्जेस दिए हों, 5 चार्जेस दिए हों, 6 चार्जेस दिए हों, 7 चार्जेस दिए हों, या n चार्जेस दिए हों, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? आगे चलें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप 3 चार्ज सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4, ये एनर्जी है, पूरा शार्ट में लिखा हुआ है एनर्जी, यहाँ बेटा एनर्जी है, ये क्या लिखा हुआ है? एनर्जी आप 4 चार्ज सिस्टम। 4 चार्ज सिस्टम का मतलब है, मान लीजिए एक स्क्वायर है या रिएक्टेंगल है, 4 कहीं भी, या पैरेललोग्राम है या ट्रेपेजियम है, होंगे तो 4 चार्ज ही। तो क्या जरूरी स्क्वायर पे रखे हों? रिएक्टेंगल भी रख सकते हैं, ट्रेपेजियम पे भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? स्क्वायर का। इसका नाम है बेटा ए, बी, सी और डी। ये चार्ज है आपका Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3 और ये चार्ज है Q4। अब हम कहते हैं इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो कैसे बताएंगे? तो इसमें तो बहुत सारे सिस्टम बनेंगे। एक क्या बनेगा? Q1 Q2 के बीच बनेगा, एक Q1 Q3 के बीच बनेगा, और एक Q1 Q4 के बीच बनेगा। एक कहाँ बनेगा? Q2 Q3 के बीच बनेगा, एक Q2 Q4 के बीच बनेगा। एक कहाँ बनेगा? Q3 और Q4 के बीच बनेगा। और भी कोई बन सकता है क्या? तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा। अभी 4 के बाद 5 करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। भाई क्या है, पहले इसके साथ एक चार्ज सिस्टम बना, देखो एक इसके साथ चार्ज सिस्टम बनेगा, एक इसके साथ चार्ज सिस्टम बनेगा, एक बेटा इसके साथ चार्ज सिस्टम बनेगा, एक 3 तो यही बन गए। फिर जब इसको चलेंगे तो एक ये, 2 ये, 5 हो जाएंगे। ऐसे चार्ज सिस्टम क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। 5 होंगे तो और ज़्यादा बनेंगे, 6 होंगे तो और ज़्यादा। तो इसका कोई टेक्निक देखा जाए। क्या देखा जाए बेटा? टेक्निक से देखा जाए तो हमें इजी हो जाएगा और आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो आपको जो भी ज़्यादा बेटर समझ आए, चाहे आप इंडिविजुअली लिखते चले जाएं और फिर करें, आप कर सकते हैं, या मैं एक तरीका बताता हूँ। चलो हम ऐसे लिखते हैं, 1 को स्टार्ट करो और सब पे घुमा ले जाओ, फिर 2 को स्टार्ट करो फिर सब पे घुमा ले जाओ, फिर 3 को स्टार्ट करो और सब पे घुमा ले जाओ। ये लिखते हैं। तो चलो 1 का देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? U12 किसके साथ देखा? 1 का, 1 से 2 के साथ। फिर किसके साथ देखेंगे बेटा? U13। 1 का किसके देखेंगे? 3 के साथ। फिर किसके साथ देखेंगे बेटा? 1 का 4 के। पहले फर्स्ट को स्टार्ट करो तो सबके साथ देख लो। फिर अब हम किसको स्टार्ट करेंगे? 2 को स्टार्ट करते हैं। 1 के बाद किसका नंबर आता है? 2। तो अब U किसके साथ देखेंगे? 2, 3 देखेंगे। U23। फिर क्या देखोगे? 2, 3 हो गया, फिर 2, 4। फिर क्या लिखोगे? 2, 1 लिखोगे। U का 2 से 1 के साथ। लेकिन तुमने 1, 2 लिख दिया है तो 2, 1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं भाई, जो U1 अब लिखना चाहते तो हम लिखते हैं 2, 3 लिख लिया, 2, 4 लिख लिया, और हमें 2, 1 लिखना चाहिए था। लेकिन U21 और 1, 2 क्या है? एक जैसा है, तो इसको ना लिखें। सही है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत भैया, जो 1, 2 है वही 2, 1 है, जो 1, 3 है वही 3, 1, जो 1, 4 है वही 4, 1 है। ओके, तो इसको लिखना नहीं है। अब बताओ कहाँ पे जाओगे बेटा? 3 पे जाओगे। तो क्या लिखोगे? अब घूमते चले जाओ, ऐसे घूम के चले जाओ। तो अब क्या लिखना चाहिए? 3, 4 प्लस लगा लें 3, 4। फिर हम 3 पे चलें तो 3 के साथ 4 पे, भाई ये इस मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं,
तो 3 के साथ 4 लिखे। अब 3 के साथ किसको लिखना चाहिए? 1 को। लेकिन क्या 3 1 लिखना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि 1 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या 3 2 लिखना जरूरी है? नहीं, क्योंकि 2 3 ऑलरेडी लिखा हुआ। अब 3 हो गया। अब कहाँ पहुँचना चाहिए? 4 पे। तो 4 को देखें तो 4 1 लिखें। क्या 4 1 लिखें? नहीं लिखें, 1 4 लिखा हुआ। क्या हम 4 2 लिखें? क्योंकि 2 4 लिखा हुआ है। समझ आया? रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के लिख डालें और चाहे क्लॉकवाइज, एक को पकड़ो और सबके साथ लिख डालो, फिर दूसरे को पकड़ो सबके साथ लिखो। लेकिन जो अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं लिखना, 3 4 है तो 4 3 वाला नहीं लिखना। ये बात समझ आ गई नहीं? अब जैसे बेटा मैं साइड इसकी ए मानूं, क्या मानूं? ए मानूं, तो 1 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? दैट इज द इंपॉर्टेंट। ऐसा लिखने से तो काम चलेगा नहीं। तो 1 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? जो अगर एयर होगा तो इसके बीच का ही तो पोटेंशियल एनर्जी है। दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 बाई ए। अब 1 3 का क्या मतलब है? किसके बीच का है? इसके बीच का। ये दो चार्ज सिस्टम है, ये और ए, यही तो दो चार्ज सिस्टम है। तो अब जब 1 3 के बीच का लिखेंगे तो क्या वैल्यू लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखेंगे। पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q3 है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? a√2। अब 1 4 का क्या मतलब होता है? 1 का 4 के साथ लिखेंगे। U14 का क्या मतलब है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 बाई ए। ऐसे लिख डालेंगे बेटा। अब बाकी तो समझ गए। 1 4 का क्या मतलब? 1 और 4 का चार्ज सिस्टम। 2 3 का क्या मतलब है? 2 और 3 चार्ज सिस्टम। समझ आया? 3 4 का क्या मतलब है? 3 के साथ 4 का सिस्टम। तो 3 वाला चार्ज 3 4 का क्या मतलब है? 3 वाला चार्ज लेंगे, 4 वाला चार्ज लेंगे और 3 4 के बीच का डिस्टेंस लेंगे। समझ आ गया? ऐसा सब इंडिविजुअली लिख लेने के बाद फिर क्या होगा बेटा? सम करेंगे। तो इसका मैंने 1 2 लिख दिया, 1 3 लिख दिया, 1 4 लिख दिया। अभी कौन सा बचा हुआ है? 2 3 मैंने नहीं लिखा है, मैंने 2 4 नहीं लिखा है, और मैंने 3 4। ये आप लिखिए और फिर हमारे पास इसका फ़ोटो भेजिए, तो हम समझेंगे कि आपको लिखना आया। जो लिखना आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और बाकी वाले लिखिए। कौन कौन से लिखिए? 2 3 लिखिए, 2 4 लिखिए और 3 4 लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसी से रिलेटेड स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, हम रफ कर देते हैं इसको। तो इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मान लीजिए बेटा ये स्क्वायर है, या मान लीजिए स्क्वायर नहीं है, रिएक्टेंगल है। अब ये रिएक्टेंगल है, इसकी साइड है 3 मीटर और इसकी साइड है 4 मीटर, और यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ 2 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ -3 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, और यहाँ 6 माइक्रोकूलम रखा है। और मैं कह दूँ व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो आप लिखिए बेटा और इसका आंसर निकालिए। इसके क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस वाले सिस्टम की निकालिए। इसका भी सॉल्व करिए और हमको भेजिए। इसी तरह जो अगर 5 चार्ज सिस्टम का है, 5 चार्ज दिए हुए हैं, 5 चार्ज दिए हैं, मान लीजिए क्या है 1 2 3 4 और 5। ऐसे भी तो कैसा भी डायग्राम बन सकता है, इससे कोई लेना देना। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है और यहाँ पे Q5। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? पहले 1 के साथ 2 को देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5। खत्म हो गया। फिर किससे लिखेंगे? 2 से 3, फिर 2 से 4, फिर 2 से 5, फिर 2 से 1। लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए, वो आप देखिएगा 1 2 इज सिमिलर टू 1। फिर किससे देखेंगे? 3। इसका भी लिख के हमको मैसेज करिए। इसका भी लिखिए पूरा 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। मैं लिख देता हूँ
फिर 2 3 प्लस 2 4 प्लस 2 5, फिर क्या होगा बेटा 3 4 प्लस 3 5 प्लस 3 1 नहीं होगा, फिर प्लस 4 5। डिस्टेंस क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन के बेसिस पे डिस्टेंस देगा। अब ये कह देगा भैया 4 मीटर है और ये कह देगा मान लो 3 मीटर है, तो डिस्टेंस आप निकालेंगे भैया, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, ये 4 है ये 3 है, कुछ ये डिस्टेंस देगा तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, उसके बेसिस पे डिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा। भाई 2 चार्ज सिस्टम का लिखेंगे तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई A। क्लियर हो गया बेटा। एक क्वेश्चन और हम लास्ट का करते हैं और आज की क्लास को फिनिश कर देते हैं। अब केवल हमें इसमें 2 टॉपिक और पढ़ाने बचे हैं, जिसके साथ अब 6 चार्ज सिस्टम का भी पूछा जा सकता है, कितने भी n चार्ज सिस्टम हो सकते हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए बेटा ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज Q2 रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज Q3 रखा हुआ है और इसकी साइड A है। ये क्वेश्चन है हमारा। मान लीजिए एक चार्ज सिस्टम है ABC, कहाँ पे रखे हुए हैं? कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रखे हुए। कहाँ पे रखे हुए हैं बेटा? 3 चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये साइड कुछ हो सकती है, Q1 की वैल्यू भी कुछ दे सकता है, Q2 की दे सकता है, Q3, एक जनरलाइज फार्मूला में बना रहा हूँ। अब क्या करें? इसकी सेपरेशन ये साइड आप इक्विलैटरल ट्रायंगल चेंज टू 2A विदाउट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? मतलब क्या है? क्वेश्चन पहले समझें कि 3 चार्ज हैं, एक Q1 है, एक Q2 और एक Q3 है। कहाँ पे रखे हैं बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हैं। एक Q1 चार्ज, Q2 और Q3 समबाहु त्रिभुज के कोने पे रखे हैं। जो अगर हम इस समबाहु त्रिभुज को बाह्य बल लगा करके, किससे? बाह्य बल लगा करके इसकी साइड को कितना कर दें? 2A कर दें, 2 गुना कर दें, आधा कर दें, 4 गुना कर दें या 10 गुना कर दें, लेकिन क्या? विदाउट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो सिस्टम क्या बन जाएगा? तो ये Q1 चार्ज रहेगा, ये Q2 चार्ज रहेगा और ये Q3। लेकिन डिस्टेंस कितनी हो गई है बेटा? 2A भी हो सकती है, यहाँ 3A भी कह सकता है, 4A भी कह सकता है, A/2 भी आधा भी कर सकता है, चौथाई भी। तो उससे कोई लेना देना है। अगर 2A डिस्टेंस कर दिया जाए तो इस पूरे प्रोसेस में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और जो अगर बाह्य बल लगाकर आवेशों की दूरी, चार्ज के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर कर दी जाए तो स्क्वायर डबल होगा, नहीं हो गया? तो कहेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन करो, लेकिन एक वर्ड लिखा होगा विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है। सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप चार्ज सिस्टम निकालिए U1, ये तो लिख ही लेंगे U1। U1 का मतलब क्या है बेटा? U12, U13 और फिर U23। इस पहले चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और फिर क्या निकालिए? ये चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी से U1 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? U1 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? U12 प्लस U13 प्लस U23, यही तो U1 होगा। इसी तरह यहाँ U2 इस चार्ज सिस्टम की लिखेंगे तो इसकी लिखते टाइम डिस्टेंस कितनी लेनी होगी? A, और इसकी लिखते टाइम कितनी लेनी होगी? 2A। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन W जो होगा दैट इज U2 माइनस U1।
क्यों? ये U2 माइनस U1 क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बेटा? W एक्सटर्नल ही तो है डेल्टा U। और ये तुमने वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है बेटा? वर्क पावर एनर्जी में पढ़ रखा। कैसे पढ़ रखा है? ऐसे निकालेंगे, पहले ये समझ लीजिए। जो अगर कोई सिस्टम पे चार्जेस रखे हुए इसकी साइड को कम कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो सिंपल तरीका आपको यूज करना है। पहले इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, फिर इस सिस्टम की इस साइड पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, और फिर दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस प्रोसेस। बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। ये इससे पहले हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा चुके हैं। कैसे पढ़ाए थे देखो, याद करो। W एक्सटर्नल, W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के। तो जब डेल्टा के 0 होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही तो हो जाएगा। इससे पहले भी हमने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाते टाइम। आज की क्लास बेटा कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास इसी के आगे प्रोसीड करेंगे। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके बुक्स में मिल जाएंगे, NCERT में भी मिल जाएंगे, SCB में मिल जाएंगे, बोर्ड की भी बुक में मिल जाएंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स ना हो हमको मैसेज करें, उनको क्वेश्चन भेजे जाएंगे, और जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो क्वेश्चन ट्राई करें। आज की क्लास बेटा कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।